हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर एंड यू गाइस आर वेलकम टू द एजेस क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th फिजिकल साइंस के डिटेल सिलेबस के बारे में। क्लास 10 में जो फिजिकल साइंस का जो सिलेबस है इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिक्सअप करके दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है उनमें हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और मोस्टली किस टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, तो ये मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं आपके। और एक बताओ, ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिखा है ये जो नया 2021 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस ईयर के शुरुआत में डिसाइड हुआ था कि 2021 का एग्ज़ाम एज अ शेड्यूल मतलब जैसे कि फरवरी में होता आया है, फरवरी में ही होने का बात था। तो उसके लिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, कुछ चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर दिए गए थे और बाकी चैप्टर्स में उनके मार्क्स को बढ़ा दिया गया था। बट कोरोना महामारी की वजह कर एग्ज़ाम को और पोस्टपोन करना पड़ा और अभी तक एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं। तो हमारे पास यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी है, तो हम इसी पे बात करेंगे। इसके अलावा अगर आगे कोई और अपडेट आता है तो वह अपडेट मैं आपको कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। ये जो चैप्टर है सबसे पहला, तो चैप्टर के नाम में ही इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या? सबसे पहले हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है। एटमॉस्फेयर में कितने टाइप्स की लेयर है वो पढ़नी है, उन लेयर्स के क्या क्या फंक्शंस है वो पढ़ने हैं और उन लेयर्स को हम ह्यूमंस किस तरीके से अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं ये हमें पढ़ना है। देन इसमें ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम में एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, की वजह से हमारे माहौल पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उससे रिलेटेड इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, वो हमें पढ़ना है, उनको समझना है। देन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आज के इस दौर में जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है और इन्वायरमेंट को साथ में दोनों को बैलेंस करने के लिए, इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट को दोनों को बैलेंस करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये लाया गया है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देन इसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, बायोफ्यूल गैस, मीथेन गैस वगैरह के, उनको हम डिटेल में देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो ग्लोबल वार्मिंग से हर साल आता ही आता है, ये एकदम कन्फर्म है 2 मार्क्स ग्लोबल वार्मिंग से आने का। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन एटमॉस्फेयर जो है आपके जितने लेयर्स है वहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी कभी कदार किसी किसी ईयर में क्वेश्चन आते हैं उसमें से। इसके अलावा 1-2 MCQ जो आपके आगे टॉपिक्स मिलते हैं, बायोफ्यूल गैस, मीथेन गैस, उस सब जगहों से पूछे जाता है। तो ओवरऑल 5 मार्क्स का क्वेश्चन इन टॉपिक से लिया जाता है टोटल। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है सेकंड, बिहेवियर ऑफ गैसेस। हम इस चैप्टर में टोटल गैस के बिहेवियर का पढ़ना है। सबसे पहले तो ये समझना है गैस है क्या, देन उसके बाद गैस के ऊपर कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी का किस किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी जस्ट फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, टाइम। तो ये चारों किस अंदाज से किस तरीके से गैस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, गैस इस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसी पर बेस्ड इस चैप्टर में चंद लॉज है, जैसे कि बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ और गेल-लुसाक लॉ, ये सारे लॉज इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, इन तीनों लॉ को मिला करके एक इक्वेशन बनाया गया है जिसको आइडियल गैस इक्वेशन बोला गया। और आइडियल गैस इक्वेशन पर बेस एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओवरऑल इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आइडियल गैस इक्वेशन से आता ही आता है। इसके अलावा 2-3 मार्क्स के इस चैप्टर से डिफिनेशंस आते हैं, चंडे कुछ डिफिनेशंस से आपके डायरेक्टली लॉ पूछ लिए जाते हैं, लॉ के डेरिवेशन से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन वो भी 3 मार्क्स में पूछा जाता है अल्टरनेट ईयर करके। तो इस तरीके से डिजाइंड है इस पूरे चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो मेन फोकस रहता है, जो क्वेश्चन बनाते हैं उनका मेन फोकस रहता है गैसेस लॉ के ऊपर, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। और आइडियल गैस इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल है, इसके अलावा बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है, ओवरऑल उनका फोकस इस पर रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा 3rd चैप्टर है केमिकल कैलकुलेशन। नाम में ही केमिकल कैलकुलेशन है, तो इसमें जितनी भी सारी कैलकुलेशन होगी सारे हमें केमिकल से रिलेटेड करनी है। एक्चुअली इस चैप्टर का जो बेस है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब पूरे यूनिवर्स में मास एंड एनर्जी किस तरीके से कंजर्व है उसका कंसेप्ट इस चैप्टर में दिया गया है। और इसी लॉ के बेसिस पर हमें कुछ न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, मतलब उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हमें ये प्रूफ करना है कि ओवरऑल जो मास है
और जो एनर्जी वो आपका बिफोर से दिया जाता है। एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, बोलेगा एक प्रोसेस हुआ है, आपने कुछ लिया रिएक्टेंट और उसको रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बनाया। तो आपको ये देखना होगा कि रिएक्टेंट के टाइम में आपने जितना मास लिया था, जो एनर्जी कंज्यूम हुई, प्रोडक्ट जो मिला है उसमें भी उतना ही मास और उतना ही एनर्जी आना है। ठीक है, जैसे हम लोग 4th चैप्टर है थर्मल फेनोमेना। और थर्मल फेनोमेना के माने होता है नेचुरली तौर पर होने वाली चीज़ें, कुदरती तौर पर जो अमल होता है उसको फेनोमेना बोलते हैं। ठीक है, जैसे बारिश का होना है, ये नेचुरल फेनोमेना है। आपका खुद ब खुद होती है जलजला, अर्थक्वेक आना, ये सारी चीज़ें नेचुरल फेनोमेना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल फेनोमेना के। तो थर्मल फेनोमेना, यहाँ पे हम लोग जो फेनोमेना पढ़ेंगे नेचुरल, वो थर्म से रिलेटेड है। थर्म मीन्स होता है हीट, टेम्परेचर। तो इस चैप्टर में पढ़ना है कि लिक्विड और सॉलिड, जो दो स्टेट्स है मैटर के, उन पर हीट का क्या असर पड़ता है। अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो क्या करेगा, वो फैलेगा या सिकुड़ जाएगा। हम लिक्विड को हीट करते हैं तो फैलेगा या सिकुड़ जाएगा, और अगर फैलता है तो कितना हीट देने पे कितना फैलेगा। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़नी है। इस पर बेस करके न्यूमेरिकल्स भी डिजाइंड है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद आता हमारा 5th एंड 6th चैप्टर। ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी बड़े, मेजोरिटी मार्क्स गेन करते हैं, 34 मार्क्स ये दोनों अकेले गेन करते हैं। और ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए इतने मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो चैप्टर है हमारा, लाइट चैप्टर में सबसे पहले हमें स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट पढ़ना है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उन 2 टाइप्स को समझना है। देन इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारे, उन टर्म्स को समझना है। देन इसके बाद इस चैप्टर में रे डायग्राम का कंसेप्ट, रे डायग्राम समझना, रे डायग्राम बनाते कैसे हैं वो समझना है। और रे डायग्राम के कंसेप्ट के बेसिस पर हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस किस तरह की इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेंगे, ओवरऑल ये सारी चीज़ें समझना है रे डायग्राम के बेसिस पर। ठीक है, इसके बाद चैप्टर में हमारा बहुत से डेरिवेशंस भी आते हैं, उसको इन डिटेल हम देखेंगे बाद में। देन इसमें लेंस का पार्ट आता है, जैसे कि स्फेरिकल मिरर में पढ़े उस तरीके से लेंस में पढ़ना है। लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स पढ़ने हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बायो कॉनकेव लेंस, बायो कॉन्वेक्स लेंस, ये सारी चीज़ें उसमें हमें पढ़नी है। इसके अलावा उसमें भी बहुत सारे डेरिवेशंस है, वहाँ पे भी रे डायग्राम से, वहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन है, जस्ट एज स्फेरिकल मिरर इन लेंस। इसके अलावा इसमें छोटा सा दिया गया लाइट वेव। लाइट वेव एक्चुअली एक बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे आपको 10th क्लास में एक छोटा सा दिया गया, उसको छोटा सा पार्ट समझने के लिए। और वहाँ से भी हर साल 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं लाइट वेव से, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ये वो बात हमारा लाइट चैप्टर का। देन इसके बाद आते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है पढ़ाने के एतबार से। सबसे पहले इसमें हमारा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट। जो पहला पार्ट उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कि वो समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से वैरी करती हैं, उन पर किन किन फिजिकल क्वांटिटी का इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को कूलम्स लॉ में समझाया गया है। कूलम एक साइंटिस्ट, उन्होंने लॉ दिया था इसी बेसिस पर। उस लॉ में यही है कि जो फिजिकल, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से डिफ़र करेगा उसमें कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम घटाते या बढ़ाते हैं तो। और कूलम्स लॉ मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है बोर्ड में। कूलम्स लॉ पूछा जाता है, इसके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, इनके डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। इस पर बेस करके न्यूमेरिकल्स भी कूलम्स लॉ के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद ओम्स लॉ की एंट्री होती है। ओम्स लॉ से हमें रेजिस्टेंस का कंसेप्ट मिलता है। रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो मेन ओम्स लॉ से ही आया है। तो ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का कंसेप्ट मिलता है। रेजिस्टेंस पे भी हम पढ़ने के, रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस में हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी है, और उस पर बेस करके अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। अब बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद हमारा आता है इसमें सेकेंड पार्ट, जो कि है इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़, जैसे कि बल्ब, वो इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करके आपको लाइट दे रही है। लाइट जल रहा है, बट लाइट के साथ साथ वो आपको हीट भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब भी बल्ब जलता है तो वो जल की रोशनी देती है, साथ में कुछ अमाउंट में हीट भी होता है। तो वो हीट आता कैसे है, फिर उसमें हीट प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इस जो चीज़ का कंसेप्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यही मिलता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट
से कोई चीज़ प्रोड्यूस कर, लाइट प्रोड्यूस कर, उसके साथ साथ वो आपको हीट भी दे रहा है। ये समझाए, इसके बारे में बताने वाले थे हमारे जूल साइंटिस्ट, जिन्होंने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट दिया है। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को पढ़ने के बाद आप ये क्लियर तौर पर समझ जाओगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है कैसे। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में आता है हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों एक सेपरेट अलग अलग चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आपको उसका एक छोटा सा पार्ट दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पढ़ने के लिए, क्यों पढ़ेंगे इसमें ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट्स, एम्पेयर स्विमिंग रूल, इसके अलावा सुनो रूल भी उसी को बोला जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसमें, कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हमारा। तो इतना सारा पार्ट से 17 मार्क्स से क्वेश्चन आराम से बनते हैं। इसके बाद आता है हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के एटम के बारे में पढ़ना है। एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है आपके। सॉरी, एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में। तो रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए से न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज निकलते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही रेडियो एक्टिविटी बोला गया है। और ये भी एक नेचुरल फिनोमिना, मतलब खुद ब खुद होता है। ये एक न्यूक्लियस है, मतलब पूरा प्रोसेस है, उसको अगर हम वैसा रख देते हैं तो वहाँ से खुद ब खुद अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज निकलेंगे। तो ये प्रोसेस आखिर होता है कैसे, और इसमें और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। इसमें आपका बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का भी कंसेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। काफ़ी बड़ा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। 5 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें से आते थे हर साल। थर्मल फिनोमेना, यहाँ से 4 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल फिजिक्स का जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री का बताऊंगा, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।